हाँ, नमस्कार भाइयों। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम लोग काफ़ी लेट हो गए हैं क्योंकि ये मैंने पीडीएफ काफ़ी समय पहले अपलोड की थी। ये टेलीग्राम पर जो मैंने अपलोड किया था टेस्ट संख्या 2 है। मैं कोशिश करूंगा कि आगे आपकी वीडियो लगातार रहेंगी। तो देखिए, टेस्ट नंबर 2 की पीडीएफ अगर आपके पास नहीं है तो आप पीडीएफ को पहले डाउनलोड कर लें। और मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो पीडीएफ अपलोड हो रही हैं, ये आपके पास टेलीग्राम चैनल है मंगलम क्लासेस टीकेडी। यहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और बात आती है इसका सॉल्यूशन कहाँ होगा। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको यूट्यूब पे जाना होगा और यूट्यूब पर भी आप लोग देखेंगे मंगलम क्लासेस टीकेडी। मंगलम क्लासेस टीकेडी यूट्यूब चैनल है, इस पर आप इसे सर्च करेंगे। और वैसे मैंने प्रत्येक जो आपका पीडीएफ है उसके साथ मैंने यूट्यूब का लिंक भी दिया है, और जो यूट्यूब चैनल है उसके साथ मैंने किसी पीडीएफ का लिंक भी नीचे दिया है। तो समय को हम लोग खराब नहीं ज्यादा करना चाहते हैं। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है कि दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात ये हो जाता है। आपके पास दो संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या। इन दोनों संख्याओं में जो अनुपात है वो 9:16 का अनुपात है। इन दोनों संख्याओं में 9:16 का अनुपात है। सवाल में कहा जाता है कि प्रत्येक संख्या में समान वृद्धि करते हैं। प्रत्येक संख्या में समान वृद्धि करते हैं तो यह अनुपात आपके पास हो जाता है 2:3। सबसे पहला जो अनुपात है संख्याओं का वो 9:16 है। प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि करते हैं तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। यदि हम किन्हीं भी संख्याओं में बराबर वृद्धि करते हैं या बराबर कमी करते हैं तो उन संख्याओं का जो अनुपातों का अंतर है वो बराबर होना चाहिए। मैं कौन से अंतर की बात कर रहा हूं? मैं इस अंतर की बात कर रहा हूं, अगर मैं 9 और 16 की बात करता हूं तो 9 और 16 में जो अंतर है वो 7 का अंतर है। और अगर मैं 2 और 3 की बात करता हूं तो इसमें 1 का अंतर है। मैं ऐसे वाले अंतर की बात कर रहा हूं कि 16 तथा 9 में 7 का अंतर है और 3 तथा 2 में 1 का अंतर। सबसे पहले मुझे इस अंतर को बराबर करना होगा। अगर मैं इस अंतर को बराबर कर लेता हूं तो मुझे जिस अंतर की जरूरत है वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। अगर 16 और 9 में 7 का अंतर है, 3 और 2 में 1 का अंतर है, अंतर बराबर करने के लिए आप इसे 7 से गुणा करिए। इसे हम किसी भी संख्या से गुणा नहीं करेंगे तो ये 9:16 होगा। और ये 7 दूनी कितना होगा 14, और 7 तिया कितना होगा 21। हम देख रहे हैं कि 16 तथा 9 में 7 का फर्क है और 21 और 14 में भी 7 का फर्क है। अगर ये अंतर बराबर है तो अब मैं देख लेता हूं कि संख्याओं के अनुपातों में क्या फर्क हुआ। जो संख्या 9 हुआ करती थी वो 14 हो गई है, और जो संख्या 16 हुआ करती थी वो 21 हो गई है। अगर ये संख्या 9 से 14 हो जाती है और ये संख्या 16 से 21 हो जाती है तो जो प्रत्येक संख्या में जो अंतर है वो आपके पास कितना है 5। और 5 का जो अंतर है वो आपके पास 5 का अंतर है आपके पास 15। इसका मतलब है कि 5 का जो मान है वो आपके पास 15 है। जब 5 का मान 15 है तो 1 का मान 3 है। हमें बतानी है संख्याएं, तो संख्याएं क्या होंगी? तो संख्याओं के लिए अनुपात काम कर रहा है। अगर हमें संख्या बतानी है तो इनमें अनुपात है 9:16 का। पहली जो संख्या होगी वो 9 गुणा 3 होगी, जो कि 9 तिया 27 होगा। और दूसरी जो संख्या आपके पास होगी वो हो जाती है 16 तिया कितना होगा 48। इस प्रकार पहली संख्या 27 है, वहीं दूसरी 48 है। आपका उत्तर हो जाता है विकल्प संख्या दूसरा। आज मैंने कोशिश की है कि पहली वीडियो की तुलना में काफी सुधार करूं। अगर कोई कमी है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। देखिए, अगला है कि रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ जाता है और बचत 15% से बढ़ जाती है तो उसके व्यय में क्या परिवर्तन होगा? आपको पता होना चाहिए किसी व्यक्ति की आमदनी दो बातों पर काम करती है। व्यक्ति कितना बचाता है और कितना खर्च करता है। हम बात करेंगे व्यय के बारे में। व्यय का मतलब है कि हम एक्सपेंस की बात करेंगे, यहाँ पर हम सेविंग की बात करेंगे, यहाँ पर हम टोटल की बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक्सपेंस या खर्च की बात करूंगा तो आपके पास जो खर्च है वो 5 के अनुपात में चल रहा है। आपके पास जो बचत है उसका अनुपात 1 है। इसमें लिखा है, देखिए, व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है।
अगर व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है तो उसका खर्च अगर 5 है तो बचत 1 है, तो आमदनी कितनी होगी? 6 की। आमदनी हो गई 6 की। हम क्या करते हैं, इसमें परिवर्तन निकालते हैं। आगे कहा जाता है उसका वेतन 25% से बढ़ जाता है। अगर आपके प्रश्न में कहा जाता है कि उसका वेतन 25% से बढ़ जाता है तो हम क्या करेंगे, इसमें 25 से गुणा करेंगे। जब 25 से गुणा करेंगे तो ये 25 छक्का कितना होगा? 150, मतलब 150 हो गया। कुल आमदनी 5 और 1 6 की हो रही है। आमदनी में 25% का वृद्धि है तो 25 से गुणा कर दिया, ये 25 छक्का 150 हो जाता है। अगर ये 25 छक्का 150 हो जाता है तो आगे कहा है कि उसकी बचत मतलब सेविंग। हम यहाँ पर सेविंग के लिए 15 से गुणा करेंगे और ये 15 का ना कितना होगा? 15। आपको पता होना चाहिए ये खर्च है और ये बचत है और ये टोटल आमदनी है। टोटल आमदनी में 25 का वृद्धि है तो 25 छक्का 150 150, और इसकी सेविंग में बचत में 15% की वृद्धि है तो 15 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तब 150 आना चाहिए। आपको पता है ये 15 है। अगर ये 15 है और ये 150 आएगा तो ऊपर वाले का मान केवल जो होगा वो आपके पास 135 होगा। 135 मान किसका है? 5 का। मैं 5 को किस संख्या से गुणा करूं ताकि मुझे 135 मिलना चाहिए? तो इसे हम गुणा किससे करेंगे? 27। और ये 27 नहीं 27% हो जाता है। ये 27 नहीं 27% हो जाता है तो आपका विकल्प संख्या कौन सा है? डी। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जाता है कि साइकिल सवार ए ने सुबह 7:30 बजे अपनी साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू की। 30 मिनट के बाद साइकिल सवार बी ने, आपका सवाल है, देखिए आपका प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति है आपके पास बी। जो पहले वाला व्यक्ति है वो 7:30 बजे, ये दोनों व्यक्ति एक ही बिंदु से यात्रा करेंगे। मतलब पहले वाला जो व्यक्ति है वो भी इसी बिंदु से यात्रा करेगा इधर की तरफ, और दूसरा वाला जो व्यक्ति है वो भी इसी बिंदु से यात्रा करेगा इधर की तरफ। इन दोनों व्यक्तियों की दिशा समान है। पहले वाले का समय जो है वो 7:30 बजे है और दूसरे वाले का जो समय है वो आपके पास 8 बजे है। ये 7:30 बजे चलता है। ए ने सुबह 7:30 बजे अपनी साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू की। इसके चलने का समय 7:30 बजे है और इसकी जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो दूसरा वाला व्यक्ति है आगे कहा जाता है कि वो 30 मिनट के बाद चलता है। अगर ये व्यक्ति 30 मिनट के बाद चलता है तो इसका मतलब है कि 8 बजे चलता है। ये 7:30 बजे चलता है और दूसरा व्यक्ति आधा घंटे के बाद चलता है तो इसका मतलब है कि 8 बजे चलता है। और जो व्यक्ति 8 बजे चलता है उसकी चाल क्या है? इसकी चाल है आपके पास 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी मैंने उतना काम किया है जितना आपके सवाल में लिखा था। आपको यह बताना है कि बी किस समय ए से आगे निकल जाएगा या बी ए को किस समय पार करेगा, या मैं ये भी कह सकता हूं कि इन दोनों की मुलाकात कितने बजे होगी। आपको समझ लेना होगा। पहले वाला व्यक्ति 7:30 बजे चलता है, दूसरा वाला व्यक्ति 8 बजे चलता है। पहले वाले व्यक्ति की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे वाले व्यक्ति की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। सबसे पहले मुझे ये करना होगा कि हम इन दोनों के चलने का समय बराबर करेंगे। चलने के समय बराबर करने के लिए हमें उतना कर लेना होगा जितना समय बाद वाले व्यक्ति का होता है। बाद वाले व्यक्ति का समय 8 बजे है और पहले वाले व्यक्ति का समय 7:30 बजे। मुझे पहले वाले व्यक्ति को आधा घंटा चलाना होगा। आपको पता है कि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। आधा घंटे में जो चलेगा वो 4 किलोमीटर चलेगा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ये है कि 1 घंटे में 8 किलोमीटर चल सकता है। जब 1 घंटे में 8 किलोमीटर चल सकता है तो आधा घंटे में 4 किलोमीटर का गैप बना लेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 8 बजे क्या होगा, तो 8 बजे ये होगा कि दोनों के बीच में 4 किलोमीटर का गैप बन जाएगा। ए चूंकि पहले चला है तो ये यहां पहुंच जाएगा और दूसरा वाला जो व्यक्ति है वो यहीं रहेगा।
दूसरा वाला व्यक्ति मतलब जो आपके पास बी है, बी जो चलेगा वो 8 बजे चलेगा और ये 8 बजे तक 4 किलोमीटर आगे चल चुका है। इन दोनों की दिशा समान है। आपको पता है कि जब दिशा समान होती है तो चालें घट जाती है। हम समय निकालना चाहते हैं। बी इस व्यक्ति ए से तब मिलेगा जब ये 4 किलोमीटर का फासला खत्म कर देगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अगर दिशा समान होती है तो चालें घट जाती हैं। इसमें एक की चाल हमारे पास 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे वाले की चाल 8 है। जब 10 में से 8 घटाते हैं तो 10 माइनस 8 होगा। इसे और थोड़ा सा हल करते हैं तो 4 बटे 2 बराबर कितना होगा? 2। इसका मतलब दूसरा वाला व्यक्ति पहले वाले को 2 घंटे के बाद पकड़ लेगा। और ये कितने बजे चलना शुरू हुआ था? 8 बजे। अगर 8 बजे के बाद 2 घंटे और लगेंगे तो इनके मुलाकात का समय कितने बजे होगा? 10 बजे। मुलाकात का समय 10 बजे होगा, अर्थात आपका विकल्प संख्या कौन सा होगा? बी। अगला प्रश्न क्या है? ये पीछे का पंखा बंद कर दो। कुछ समझ में आ रही बात? बंद कर दो इसे। पीछे का पंखा बंद करो, ये चलाओ दोनों। और मैं थोड़ा अपना भी चलाता हूं जरा। अगला देखिए क्या सवाल है आपका। यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 रुपए है। आपको पता है कि 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 225 रुपए है। साधारण ब्याज की एक खासियत होती है कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए बराबर होगा। आपको पता होना चाहिए, यहां पर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगा, यहां पर हम कंपाउंड की बात करेंगे। ये वर्ष पहला होगा और ये आपके पास वर्ष दूसरा होगा और ये वर्ष आपके पास तीसरा होगा। हम यहां पर 3 वर्षों के लिए बात कर रहे हैं। सवाल है कि सिंपल इंटरेस्ट 225 रुपए है। अगर 225 रुपए का ब्याज 3 वर्ष का है, आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष के लिए बराबर होता है। अगर 225 रुपए का ब्याज 3 वर्ष का है तो इसे 3 से भाग लगाइए। अगर 225 को 3 से भाग लगाते हैं तो 75 मिलता है। मतलब पहले वर्ष का ब्याज भी 75 होगा, दूसरे वर्ष का ब्याज भी 75 होगा और तीसरे वर्ष का ब्याज भी 75 होगा। सिंपल इंटरेस्ट का मान प्रत्येक वर्ष के लिए बराबर होता है। अगर 3 वर्ष का ब्याज 225 रुपए है तो मैं 225 को 3 जगह बांटूंगा तो 75, 75, 75, अर्थात प्रत्येक वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 75 रुपए होगा। और आपको पता होना चाहिए जितना पहले वर्ष का सिंपल होता है उतना ही पहले वर्ष का कंपाउंड भी होता है। अगर पहले वर्ष का सिंपल 75 रुपए है तो पहले वर्ष का कंपाउंड भी 75 होगा। ब्याज पर जो ब्याज लगता है वो 1 वर्ष के बाद लगता है, अर्थात पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि अगर पहले वर्ष का सिंपल 75 रुपए है तो कंपाउंड भी 75 रुपए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2 वर्षों का जो कंपाउंड है वो 153 रुपए है। अगर 2 वर्ष का कंपाउंड 153 रुपए है और 1 वर्ष का जो कंपाउंड है वो आपके पास 75 है, तो अगले वर्ष का जो कंपाउंड होगा वो आपके पास कितना होगा? 78। 75 में अगर 78 को ऐड करेंगे, 78 को ऐड करेंगे तो 153 आएगा। आपको पता है कि पहले वर्ष का जो कंपाउंड है वो 75 है और अगले अर्थात दूसरे वर्ष का कंपाउंड 78 है। अगले वर्ष का कंपाउंड पिछले से जितना ज्यादा होता है या जितने प्रतिशत की वृद्धि होती है उसे ही ब्याज दर कहा जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 75 और ये 78 है तो ये कितना ज्यादा है? ये 3 ज्यादा है। तो बताओ कि 3 का वृद्धि किसमें हो रहा है? 3 की जो वृद्धि है वो 75 में हो रही है, तो 3 बटे कितना होगा? 75 गुणा कितना होगा? 100। इसे हल करेंगे तो ये 4% हो जाता है। अर्थात हमारे सवाल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ब्याज का दर है, वो कितने प्रतिशत होगा? वो 4% होगा। बात क्लियर है? अगला देखिए क्या प्रश्न है आपका। जो अगला प्रश्न है ये समबाहु त्रिभुज का है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से
त्रिभुज की भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां क्रम से 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की लंबाई क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में आता है। सबसे पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं। ये आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की ये विशेषता होती है कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है, इससे पिछले वाले सवाल में हमें यह बताना है कि मूलधन कितना है। इससे जो पिछला वाला सवाल था हमें उसमें यह बताना है कि मूलधन कितना है। मैंने केवल दर पे लाके रोक दिया था। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम मूलधन की बात करेंगे, हम मूलधन को P मान रहे हैं। पहले वर्ष का जो सिंपल होता है या पहले वर्ष का जो कंपाउंड होता है वो राशि का होता है। हमारे सवाल की जो दर है वो 4% है। तो इस मूलधन का जो 4% होगा, इस मूलधन का जो 4% होगा वो पहले वर्ष का ब्याज होगा। और एक वर्ष का ब्याज कितने रुपए है? 75 रुपए। आप इसे 75 के बराबर रख के हल करिए। 4 से 25 बार काटिए। जब 25 का गुणा 75 से हम काट देंगे, इसमें नहीं आ रहा है ये 25 से 75 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 18,000, 1800। ठीक हो गया। अगला देखिए प्रश्न क्या है आपका। अगला प्रश्न है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर उसके लंबों की लंबाइयां 5, 10 और 15 है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह हमारे पास त्रिभुज एबीसी है। किसी भी समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है। इसके अंदर कोई बिंदु डी है। मैं पहले एक बात और क्लियर कर दूं कि डी बिंदु कोई खास नहीं है। समबाहु त्रिभुज के अंदर यह बिंदु कहीं भी डी हो सकता है, कोई खास बिंदु नहीं है। ना तो ये इसका अंतः केंद्र है, ना इसका परिकेंद्र है, ना इसका लंब केंद्र है, और ये ना ही इसका केंद्रक है। अर्थात ये समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई खास बिंदु नहीं है। इसके अंदर कोई बिंदु डी है। इसकी तीनों भुजाओं पर लंब डालते हैं। ये लंब हो गया, एक लंब ये हो गया और एक लंब ये हो गया। अगर इस लंब को हम क्या कहते हैं? P1, इस लंब को कहते हैं P2 और इस लंब को कहते हैं P3। फॉर्मूला ये बनकर आता है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित बिंदु डी से उसकी तीनों भुजाओं पर लंब डाले जाते हैं। यदि आपने इसकी भुजा को बाई माना है तो भुजा बाई बराबर होता है 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस कितना हो जाता है आपके पास P3। किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित बिंदु डी से उसकी तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां क्रम से P1, P2, P3 है। तो उसकी भुजा का मान 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा। अच्छा बताइए कि हमारे पास इसकी भुजा क्या दी है, सॉरी लंब क्या दी है? लंबों की जो लंबाइयां हैं, लंबों की लंबाइयां हैं, तो मैं इसे P1 कह सकता हूं, इसे P2 कह सकता हूं, इसे P3 कह सकता हूं। अगर मैं P1 प्लस P2 प्लस P3 की बात करूंगा तो ये आपके पास 2/√3 है। P1 प्लस P2 प्लस P3 के मान लगाकर जोड़ के लिखते हैं तो ये जोड़ के जो आता है आपके पास 30 आता है। इन तीनों को ऐड करेंगे 15, 10, 25 और 5 कितना हुआ? ये 30 हो जाता है। मैं √3 से इसे कैंसिल करता हूं तो ये 10√3 हो जाता है। इसे और थोड़ा सा हल करते हैं तो ये 20√3 हो गया। लेकिन एक बात आपको समझनी चाहिए, अभी मैंने समबाहु की भुजा निकाली, मुझे समबाहु की भुजा नहीं निकालनी थी, मुझे समबाहु की ऊंचाई चाहिए। हमें त्रिभुज की ऊंचाई चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 और गुणा होती है भुजा। किसी भी समबाहु त्रिभुज की हाइट या ऊंचाई का मान √3/2 गुणा भुजा होता है। हम क्या करेंगे? √3/2 होगा। अच्छा इसकी भुजा कितनी है? इसकी भुजा का जो मान अभी निकाला था वो 20 रूट कितना है? 3 है। 2 से 10 बार कैंसिल करेंगे। ये √3 तो 3 हो जाता है। और ये 10 तिया कितना होगा? 10 तिया कितना होगा? 30। 30 आपका उत्तर है। सवाल अगर एक बार समझ में नहीं आता तो इसे बार बार वीडियो को आप देखें, आपकी ज्यादा समझ में आएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका?
ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के तरह ही कराई जाएगी। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो पहले सिलेबस को कंप्लीट करें। बराबर परिमाप वाले वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफलों को, हमारे पास एक वर्ग है और एक आयत है। हमारे पास ये एक वर्ग है और एक ही आयत है। आपको पता है कि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है और आयत की आमने सामने की बराबर होती है। ये बात क्लियर है? वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं और आयत की आमने सामने की बराबर होती है। इसमें कहा जाता है कि हम इस वर्ग को एस से बता रहे हैं और हम इस आयत को आर से बता रहे हैं। पहले वाली आकृति वर्ग है और बाद वाली आकृति आयत है। इसमें कहा जाता है कि बराबर परिमाप है। इन दोनों का जो पेरीमीटर है, जो परिमाप है, वो बराबर है। तो बराबर परिमाप के तौर पर हम एक काम कर लेते हैं, इसका परिमाप देख लेते हैं। परिमाप के तौर पर मैंने एक संख्या क्या मान ली है, 16। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी संख्या रख सकते हैं। अगर मैंने इसका परिमाप 16 माना है तो इसका भी परिमाप 16 ही मानना पड़ेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, दोनों के पेरीमीटर परिमाप बराबर है। अगर इसका परिमाप 16 है, आपको पता है कि जो परिमाप होता है किसी वर्ग का, वो 4 गुणा भुजा होता है। किसी भी वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा होता है, अर्थात परिमाप को अगर 4 से भाग लगा देंगे तो भुजा मिल जाती है। यदि इस वर्ग का परिमाप पेरीमीटर आपने 16 माना है तो इसकी भुजा कितनी होगी, 4। आपने इसका परिमाप कितना माना है, 16। किसी भी आयत का जो परिमाप होता है वो 2 × L+B होता है। ये बात क्लियर है? किसी भी रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है, जो आयत का परिमाप है, वो 2 × L+B होता है, जो कि कितना दिया है, 16। L+B बराबर कितना होगा, 8। अब आप 8 को ऐसे 2 जगह तोड़ के लिख दीजिए ताकि उनका योग 8 होना चाहिए। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कहीं भी तोड़ सकते हैं, बस इसे बराबर नहीं तोड़ेंगे। अगर मैं इसे 4 और 4 में तोड़ता हूं तो ये तो वर्ग हो जाएगा। लंबाई तथा चौड़ाई अगर बराबर हो जाएगी तो ये वर्ग हो जाएगा। मुझे लंबाई चौड़ाई को अलग अलग रखना है, तो आप इसके अलावा, मेरा मन कहता है कि आप इसे 6 और 2 में तोड़ के लिख लीजिए। तो हम लंबाई को 6 कह सकते हैं और हम चौड़ाई को 2 कह सकते हैं। एक बात मुझे बताइए कि किसी वर्ग की भुजा कितनी निकाली थी? किसी वर्ग की भुजा को 4 निकाला था, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा का वर्ग होता है, 16 हो गया। हमने किसी आयत की लंबाई को क्या निकाला है, 6, और चौड़ाई को, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 12। इस क्षेत्रफल को क्या बता रहे हैं, S बता रहे हैं, और इस वाले क्षेत्रफल को R बता रहे हैं। आपको पता है कि जो संख्या 16 है वो 12 से बड़ी है, और 16 मान किसका है, S का, और 12 मान किसका है, R का। तो बताइए कि S किससे बड़ा हुआ? क्षेत्रफल के रेस्पेक्ट में S R से बड़ा हुआ, मतलब S ग्रेटर देन R। एक बात मैं आपको व्यवहारिकता के आधार पर और बताना चाहता हूं। एक बात मैं आपको व्यवहारिकता के आधार पर यह बताना चाहता हूं कि हमारे पास 2 ऐसे खेत हैं। हमारे पास 2 ऐसे खेत हैं जिनकी 4 दीवारी की लंबाई बराबर है, इनके परिमाप बराबर है, लेकिन क्षेत्रफल जो ज्यादा होगा वो वर्गाकार का ज्यादा होगा। आगे कभी भी इन फ्यूचर अगर एग्जाम में सवाल आता है तो आपको करना नहीं है। अब आपको थोड़ा सा समझ के याद करना है कि जो परिमाप अगर बराबर है, परिमाप अगर बराबर है तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो आयत के क्षेत्रफल से ज्यादा होता है। वर्ग के क्षेत्रफल का मान आयत से ज्यादा होता है। एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 बनाए। देखो पहले वाले में कितने बनाए, 180, और वही अगले वाले में कितने बनाए, पहले वाले में 180 बनाए हैं, उससे अगले वाले में 258 बनाए हैं। इस तीसरे वाले का नहीं पता, लेकिन तीनों में कितने के औसत से बनाए हैं? क्या तीनों का औसत 230 है?
पहले वाले में 180 बनाए हैं, दूसरे वाले में 258 बनाए हैं, तीसरे वाले का नहीं पता, लेकिन तीनों में कितने के औसत से बनाए हैं। अगर मैं तीनों का योग निकालूंगा तो क्या इसे 230 से गुणा करूंगा। जब मैं इसे 230 से गुणा करता हूं तो ये 23 दिया कितना होगा, 69। ये मान पहले वाले का है, ये मान दूसरे वाले का है, और ये मान तीसरे वाले का है। कुल मिलाकर ये मान तीनों का हो जाता है। योग बराबर औसत गुणा पदों की संख्या। एक बात मुझे बताइए कि 230 का गुणा करेंगे तो 690 आएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे, ये आपके पास ये है और एक ये है और एक ये। इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो 690 आना चाहिए। आपको पता है कि इन दोनों को जोड़कर जब 690 में से माइनस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा। क्या मिलेगा? आप जब दोनों को जोड़ के और 690 में से माइनस करेंगे तो 252 मिलेगा। और ये 252 किसका है साहब? बी वाले का। अगला प्रश्न है कि 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उसमें से 56 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। इसके लिए एक शॉर्ट लिख लीजिए। ये व्यक्ति वो होता है जो नया वाला होता है, और ये व्यक्ति वो होता है जो पुराना वाला होता है, जो जाता है। यहां पर एन का मतलब न्यू पर्सन से है, जो नया व्यक्ति आ रहा है, और यहां पर ओ का मतलब ओल्ड पर्सन से है, जो व्यक्ति जा रहा है। यहां पर हमें लगाना होगा प्लस माइनस, प्लस ओब्लिक माइनस, संख्या गुणा औसत। या मैं ऐसे भी कर सकता हूं, देखिए ज्यादा अच्छा लगना चाहिए। आप ऐसे कर लीजिए, यहां पे प्लस लगा के संख्या को लिख लीजिए और गुणा औसत में वृद्धि ओब्लिक कमी। आपको पता है कि आपको नए वाले का मान बताना है, जो व्यक्ति आ रहा है उसका बताना है। आपको पुराने वाले का मान कितने किलोग्राम दिया है? क्या 56 किलोग्राम है? जो व्यक्ति जा रहा है, जो पुराना वाला है, वो 56 किलोग्राम का है। प्लस कितने व्यक्तियों की बात चल रही है? ये 8 व्यक्ति है। अच्छा, औसत में कमी होती है, वृद्धि होती है? आपको पता है कि लिखा है कि 2.5 किलोग्राम की वृद्धि होती है। अगर वृद्धि होती है तो इस साइन को, चिन्ह को प्लस में रखते हैं, और अगर कमी होती है तो यहां पर माइनस कर देते हैं। ये आने वाले का मान है और ये जाने वाले का मान है। प्लस ये व्यक्तियों की संख्या होती है, और ये औसत में वृद्धि या कमी होती है। हम देख रहे हैं कि औसत में 2.5 का वृद्धि है। इसे गुणा करेंगे तो कितना हो गया? ये 56 हो जाता है। इसे करते हैं तो ये कितना हो गया? 16। ये 20 हो जाता है। 56 और 20 कितना होगा? ये 76 हो जाता है। आपके प्रश्न का उत्तर है 76 किलोग्राम। अगला प्रश्न, ए ने कंप्यूटर सिस्टम 40,000 में खरीदा। बी ने 4% हानि पर, बी को 4% के हानि पर बेच दिया। देखो, ए के पास कोई वस्तु है और ए के पास वस्तु कितने हजार की है? 40,000 की है। इस 40,000 को वो 4% की हानि पर बेचेगा। जब इसे 4% की हानि पर बेचेंगे, आपको पता है कि इसका 4% कितना होगा? अगर मैं इसके 4% की बात करूंगा तो इसका 4% 1600 होगा। है? बताइए, 40,000 का, सॉरी 4 कितना लिखा है? 40,000। 40,000 का 4% 1600 हो गया। ए ने कोई वस्तु 40,000 में खरीदी और 40,000 की वस्तु को 4% कम करके बेच दिया, मतलब 4% की हानि पर बेच दिया। इस 40,000 का 4% 1600 होगा। जब 1600 की कमी करेंगे तो ये वस्तु किसके पास आती है? बी के। इसे कम करिए, कितना हो जाता है ये? क्या ये 38,400 हो जाता है? अरे बताइए, ये 38,400 हो गया। अच्छा, 38,400 का सामान वो सी को कितने का बेच देता है? 38,400 का सामान वो सी को बेच देता है 40,302 का। अच्छा बताओ, ये कितना ऊपर है?
ये जितना ऊपर है उतने का लाभ है, जहां तक मुझे लगता है। ये 1902 का लाभ लेता है। अच्छा, 1902 का लाभ किस पे लेता है? ये 38,400 पर लेता है, तो 38,400 और गुणा कितना होगा आपके पास? इसे आप हल करिए, आपका उत्तर हो जाता है। 00 तो 00 हम कैंसिल कर रहे हैं, कितने प्रतिशत हो जाएगा? कितना कट रहा है इससे? आंसर इसका लगभग में है क्या? देखो 5 आएगा ना, इसका जो आंसर होगा वो लगभग 5% होगा। ठीक हो गया। एक कमीज को 15% और 17% के लाभ पर बेचने से हमने वस्तु का क्रय मूल्य 100 माना है। अगर 15% के लाभ पर बेचेंगे तो 115 का बेचेंगे, और 17% के लाभ पर बेचेंगे तो 117 का बेचेंगे। बात क्लियर है? हमने कोई वस्तु 100 में खरीदी है, 15% के लाभ पर 115 का बेचेंगे और 17% के लाभ पर 117 का बेचेंगे। 115 और 117 में कितने का फर्क है? 2 का। और 2 का मान वास्तव में क्या दिया है? 2 का जो मान है वो आपके पास 3 है। जब 2 का मान 3 है तो 1 का मान तो 3/2 होगा। 2 का मान 3 है, 1 का मान 3/2 है। हमें क्या बताना है? हमें क्रय मूल्य बताना है, तो हमें 100 का मान बताना है। तो 100 का जो मान होगा वो 100 गुणा 3/2 होगा, मतलब कितने रुपए होगा? 150। 150 आपका उत्तर हो गया। आगे लिखा है, देखिए आपके लिए, वर्गमूल में लिखा है 0.2304, फिर लिखा है आपके पास प्लस 0.1764, नीचे लिखा है 0.2304 माइनस, फिर रूट लगा है, ये लिखा है 0.1764। हम इन दोनों का रूट निकालते हैं, व्यक्तिगत रूट निकालते हैं। हम इसका रूट निकालते हैं, ये तो आपको पता है, इनका रूट 50 से नीचे आएगा, है ना? आपको पता है कि 50 का वर्ग 2500 होता है। 50 का वर्ग 2500 होता है, इसका मतलब ये 2500 से संख्या सब छोटी है। ये सारी संख्याएं 2500 से छोटी हैं, दशमलव को ना काटते हुए। अगर मैं दशमलव को 1 सेकंड के लिए भूल जाता हूं तो ये संख्या 2304 है, ये संख्या 1764 है, ये फिर 2304 है, फिर 1764 है। ये संख्या कहीं ना कहीं 2500 से छोटी है, इनका वर्गमूल 50 से कम आएगा। आपको पता है कि संख्या के लास्ट में 04 है, इस संख्या के लास्ट में 04 है, इस संख्या के लास्ट में 04 है। आपको पता है कि इसके वर्ग के लास्ट में 04 आता है, 2 के वर्ग के लास्ट में आता है। अच्छा, बताना कि 2304 का वर्गमूल 48 होगा। 48 का मतलब है कि 0.48 होगा। इसका वर्गमूल क्या होगा? इसका वर्गमूल 42 होगा, 0.42 होगा। इसका वर्गमूल होगा 0.48 और इसका होगा 0.42। इन दोनों को ऐड करिए, कितना हो गया? क्या ये 0.90 हो जाएगा? और इसे माइनस करते हैं तो ये कितना बचेगा? क्या मैंने सही माइनस कर दिया? दशमलव से दशमलव को हटाते हैं, क्या ये 6 से 15 बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? आपके सवाल का उत्तर 15 हो जाता है। ठीक है, कुछ नहीं करना, प्रत्येक संख्या का व्यक्तिगत रूट निकालिए, वर्गमूल निकालिए और वर्गमूल निकाल के आप इसे हल करिए। आगे है कि P और Q, ये पहले वाला व्यक्ति P है और ये Q है। पहले वाला व्यक्ति किसी काम को 15 में या 10 में कर सकता है। पहले वाला व्यक्ति 15 में कर सकता है, दूसरा वाला 10 में कर सकता है।
ये समय कार्य का प्रश्न है। हम टोटल कार्य के संदर्भ में दोनों का एलसीएम लेते हैं। 15 और 10 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या, ये हमारे सवाल का टोटल कार्य होगा। ये 15 दूनी 30 हो जाता है और ये 10 तिया 30 हो जाता है। पहले वाले की क्षमता 2 हो गई, दूसरे वाले की क्षमता 3 हो गई। पहले वाले की क्षमता 2 है, दूसरे की 3 है। सबसे पहले कौन व्यक्ति काम शुरू करता है? क्यों? क्षमता की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। कोई व्यक्ति प्रति एकांक समय में जितने काम कर सकता है। प्रति एकांक का मतलब यह दिन से है। अब सवाल में कहा जाता है क्यों काम शुरू करता है। अच्छा बताओ कि क्यों कितने दिन तक काम करता है? क्यों 5 दिन तक काम करता है, मतलब 5 दिन काम करके छोड़ देता है। इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता 3 है। जब ये 5 दिन तक काम करता है और एक दिन में 3 काम कर सकता है, इसका मतलब है कि ये कितने काम करेगा? 15। यहां पर अभी किसी प्रकार का हस्तक्षेप पी ने नहीं किया है। क्यों? जो काम करेगा एक बार में 3 काम करेगा, 5 दिन तक काम करता है तो 15 काम कर लिया। उसके बाद ये छोड़ देता है, फिर सारा काम पी को करना है। हम बात करेंगे कि पी कितना समय लेगा बाकी बचे काम में। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 30 में से 15 काम हो चुके हैं। जब 30 में से 15 काम हो चुके हैं तो अब कितने काम बाकी हैं? 15 ही काम बाकी हैं। अब ये 15 काम उसे करने हैं जिसकी बारी है या जो करना चाहता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पी की जो क्षमता है वो 2 है। पी की जो क्षमता है वो 2 है, तो 15/2 हो गया। ये 15 काम पी को करने हैं तो 15/2 मतलब 7 सही 1/2। 7 सही 1/2। देखिए सवाल संख्या, देखिए आपका 13 कैसे होगा। सवाल संख्या 13 में कहा जाता है 1 से 100 तक की संख्याएं लिखते समय 2 का प्रयोग कितनी बार होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर मैं 1 से लेकर, यदि मैं 1 से लेकर 100 तक की बात करता हूं तो 1 से लेकर 100 तक ये जो आपके पास है ये शुरू वाली 100 संख्याएं हैं। अगर मैं किन्हीं भी 100 संख्याओं में किसी खास अंक की बात सामान्य तौर पे करता हूं तो वो जो अंक आता है वो 20 बार आता है। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, लिखा है कि 1 से 100 तक की संख्याएं लिखते समय 2 का प्रयोग कितनी बार किया गया है। अगर हम बात करेंगे 2 के बारे में तो 2 इकाई पर भी होगा और 2 दाही पर भी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देना चाहता हूं 2 के अंदर 2 है, 12 के अंदर 2 है, 22 के अंदर 2 है, 32 के अंदर 2 है, 42 के अंदर 2 है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो 2 है वो इकाई पर है। 32 के अंदर है, 42 के अंदर है, 52 के अंदर है, 62 के अंदर है, 72 के अंदर है, 82 के अंदर है, 92 के अंदर है। आप इन सबको काउंट करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 2 जो आता है, 2 जो इकाई पर आता है वो 10 बार आता है। अगर मैं बात करूंगा कि दाहीं पर कितनी बार होगा, तो दाहीं पर अगर मैं बात करता हूं तो जैसे 20 में होगा, उसी प्रकार 21 में होगा, उसी प्रकार 22 में होगा, उसी प्रकार 23 में होगा। हम गिनती करेंगे 24, 25, 26, 27, 28, 29। कहने का मतलब है कि यहां भी 10 बार होगा। अगर मैं 2 की बात करता हूं कि इकाई पर कितनी बार है तो 10 बार है। अगर मैं बात करता हूं कि दाहीं पर कितनी बार है तो 10 बार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि यदि ये लिखा है कि 0.38 की गुणा 7.2 से करते हैं तो इतना आता है। आपको पता है कि इसमें दशमलव वाले कितने अंक हैं? ये 0.38 है और ये 7.2 है। 0.38 है और ये 7.2 है। इसकी जो गुणा आती है 2.736 आती है। अच्छा मुझे जो देखना है, मुझे ये देखना है अगर मैं इसे दशमलव से फ्री करता हूं तो ये 38 होगा, इसे दशमलव से फ्री करता हूं तो ये 38 होगा और ये 72 होगा। 2 दशमलव इसके हैं मतलब अपोन में 100 होगा।
और 1 दशमलव इसका है, मतलब बटे में 10 होगा, बराबर कितना लिखा है 2.73 कितना है 6। अगर मैं दोनों को दशमलव से फ्री करता हूं तो मैं देखूंगा कि 38 गुणा 72 बटे 1000 का मान ये है। अच्छा, मुझे जो निकालना है, मुझे ये निकालना है कि 38 गुणा 0.0072। मैं दोनों संख्याओं को दशमलव से फ्री करता हूं तो 38 गुणा ये 72 बटे कितना होगा आपके पास 10,000। आपको पता है कि ये 38 गुणा 72 बटे 1000 है और ये 38 गुणा 72 बटे 10,000 है। मैं कह सकता हूं कि 38 गुणा 72 और बटे में 1000 होगा और ये गुणा 1 बटे 10 रहेगा। हमारे पास 38 गुणा 72 बटे 1000 का मान है, इसे लगा देते हैं तो ये 2.736 गुणा 1 और बटे कितना होगा 10, अर्थात ये 10 हटेगा तो दशमलव बढ़ जाएगा, 0.273 कितना होगा 6, अर्थात डी वाला आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, यदि उनका उच्चतम समापवर्तक 6 है। आपके पास ये दो संख्याएं दी हैं, इन दो संख्याओं के गुणनफल का मान 2160 है, इनका जो HCF है उसका मान 6 है। एक फॉर्मूला आपको पता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी बराबर होता है में से गुणा क्या होता है ले से। ये बड़ा बेसिक फॉर्मूला है कि पहली संख्या गुणा दूसरी बराबर होता है में से गुणा ले से। आपको पता है कि दोनों संख्याओं के गुणनफल का मान 2160 है और हम बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में, तो उसका मान 6 है। यहां से मुझे एलसीएम मिल जाता है, मैं इसे 6 से काट लेता हूं, इसे हम लोग 6 से काटेंगे तो ये 360 बार कट जाता है। कहने का मतलब है कि दोनों संख्याओं का गुणा 2160 है, HCF का मान 6 है तो एलसीएम का मान 360 है। हमें बताना है HCF और एलसीएम में क्या अनुपात होगा। HCF का मान कितना है हमारे पास, HCF का मान 6 है और एलसीएम का मान जो अभी निकाला था वो 360 है। ये 6 ही का ना 6 और ये 6 से कितनी बार कटेगा 60 बार, ये अनुपात हो जाता है। अगला प्रश्न है 3 14 39 का अगला पद क्या होगा। ये आपके पास पहला पद 3 है, फिर 14 है, उसके बाद अगला पद 39 है। यहाँ पे जो पद होगा वो बताना है। आपको पता है 3 के अंदर 1 की पावर 3 है, 1 की पावर 2 है और 1 की पावर 1 है। 1 की पावर 3 1 होगा, 1 की पावर 1 1 होगा और 1 का मान तो 1 होगा ही। इन सबको ऐड करते हैं, इस प्रकार 3 आता है। अगर मैं इस 14 की बात करता हूं, 14 में क्या है तो 14 के अंदर है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 और प्लस कितना है 2 की पावर 1। 2 की पावर 3 कितना होगा 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 मतलब 2। इन सबको आपस में ऐड करते हैं तो 14 आता है। जब ये 2 के लिए काम कर रहा है तो निश्चित तौर से 3 के लिए काम करेगा। अगली संख्या जो काम करेगी वो 4 के लिए काम करेगी, अर्थात 4 की पावर 3 और 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 1। 4 चौक 16, चौका 64, 4 चौक 16 और 4, 64 और 16 को हम ऐड करेंगे, ये कितना हो जाता है 6 4 10 4 14। 14 का मतलब 4, 4 का मतलब 84। अगला प्रश्न है आपका कि एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर और एल्युमिनियम, हमारे पास 3 चीजें हैं, एक जिंक है, एक कॉपर है और एक एल्यूमिनियम है। किसी एलॉय मेटल या मिश्र धातु में जिंक यानी जिंक का मान 2 है, कॉपर का मान 3 है, एल्यूमिनियम का मान 7 है। जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम जो अनुपात है वो आपके पास 2:3:7 है। 7 और 3 10 और 2 कितना होगा 12। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं तो जोड़ के 12 होता है। 12 का मान 48 है तो 1 का मान 4 है।
हमें यह बताना है कि मिश्र धातु में जिंक तथा एल्यूमिनियम में अंतर क्या है। ये जिंक है और ये एल्यूमिनियम है। अगर मैं इनके अंतर की बात करता हूं तो इन दोनों में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, 7 और 2 में जो अंतर है वो कितने का है? 5 का। जब एक का मान 4 होगा तो 5 का मान 20 होगा। एक का मान 4 होगा, 5 का मान 20 होगा। पाइप ए द्वारा पहले वाला पाइप टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, दूसरा वाला पाइप टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, और तीसरा वाला जो पाइप है वो अलग कैटेगरी का पाइप है, ये टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए क्या है आपका सवाल। पहले वाला टंकी को कितने घंटे में खाली कर सकता है? 2 घंटे में, सॉरी भर सकता है। पहले वाला टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, और दूसरा वाला टंकी को 3 घंटे में, और तीसरा वाला टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। पहले वाला टंकी को भरने वाला है, क्षमता एफिशिएंसी को प्लस में लेंगे, दूसरा वाला भी भरने वाला है, प्लस में लेंगे, तीसरा वाला खाली करने वाला है, तो इसकी जो एफिशिएंसी हम लोग लेंगे वो माइनस में लेंगे। मैं 2, 3 और 6 का एलसीएम लेता हूं तो ये 2 3 6, ये 3 दूनी 6 और ये 6 ही करना 6। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटों में भरेगी? आपको पता है कि हमारे पास भरने वालों की क्षमता 3 और 2 5 है, और खाली करने वाले की क्षमता 1 है। तो अगर मैं इन तीनों की टोटल एफिशिएंसी की बात करूंगा तो टोटल एफिशिएंसी 4 हो जाएगी। तो टंकी कितने घंटे में भरेगी? 3 और 2 5 में से 1 गया, कितना बचेगा? 4। हमारे पास टोटल काम कितने हैं? 6। समय बराबर होगा कार्य बटे कितना होगा? क्षमता। मैं इसे हल करता हूं तो ये 6/4 मतलब कितना होगा? 3/2। इसमें शायद गलती है कहीं, 2 घंटे में भर सकता है, 3 घंटे में, और एक निकासी नल सी 6 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, ये उत्तर है आपका। अगला देखिए क्या प्रश्न है। इस विकल्प को जो 11/2 लिखा है, ये असल में 1 सही 1/2 लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर की गलती है। अगला देखो क्या सवाल है। 1000 रुपए का 8% और 8%। देखो सवाल ये है कि पहले 8% के 2 बट्टे हैं और एक 16% का बट्टा है। जब पहले वाले दोनों एकल बट्टों का योग अगर तीसरे वाले बट्टे के बराबर हो जाता है, अगर पहले वाले दोनों एकल बट्टों का योग अगर तीसरे वाले के बराबर हो जाता है, तो जो बट्टे में डिफरेंस होता है वो आपके पास XY अपॉन कितना होता है? 100%। XY अपॉन 100% का डिफरेंस समतुल्य बट्टे में निकल के आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले वाला बट्टा 8% है और दूसरा वाला बट्टा भी 8% है, जबकि तीसरा वाला 16% है। बताना मैं ये चाह रहा था कि 8 और 8 कितना है? 16। जब पहले वाले दोनों एकल बट्टों का मान बाद वाले बट्टे के योगफल के बराबर हो तो डिफरेंस पैदा होता है, जो कि XY/100% होता है। ये हमारे पास X का मान है और ये वाला मान Y का है। डिफरेंस जो होगा वो 8 × 8 बटे कितना होगा? 100, और ये प्रतिशत में होगा। 8 8 कितना होगा? 64/100, और ये बता दूं कि प्रतिशत में होगा। अब मैं इसकी गणना मूल्य पे कर लेता हूं। हमारे पास मूल्य कितना चल रहा है? मूल्य हमारे पास 1000 रुपये है। 1000 × 64/100, ये प्रतिशत में है। जब प्रतिशत को हटाते हैं तो बटे में 100 लगाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4। हमारे सवाल का उत्तर हो जाता है 6.4, अर्थात 6.40। अगला प्रश्न,
यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु का क्रय मूल्य 50% अधिक अंकित करता है, देखिए हमने कॉस्ट प्राइस को 100 माना है, 50% बढ़ा के अंकित करता है। अगर 50% बढ़ा के अंकित करता है तो अंकित मूल्य 150 होगा। यदि आपने किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य 100 माना है, जितने प्रतिशत बढ़ाकर हम अंकित कर रहे हैं उसका मान उतना ही ज्यादा हो जाता है, 150 हो गया। 50% अधिक अंकित करता है, आगे कहा जाता है 40% की छूट देता है। जब अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है तो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य बन जाता है। कितने प्रतिशत का बट्टा है? 40% का मतलब है 60 बटे कितना होगा 100। जब इसे हल करेंगे तो ये 90 हो जाता है। अच्छा, ये 100 की तुलना में कितना कम है? ये 100 की तुलना में जितना कम है उतनी ही हानि हो जाती है, अर्थात हानि कितने की होगी? 10%। अगला प्रश्न देखिए साहब। अगला प्रश्न है कि किसी गांव के 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% से बढ़ते हैं। आपको पता है कि कुल आबादी 5000 है, और अगर 5000 की आबादी 5600 होती है तो ये आबादी 600 से बढ़ जाती है। अगर 5000 की आबादी 5600 हो रही है तो ये 600 की जो वृद्धि है ये 5000 में हो रही है। मैं निकालना चाहता हूं कि कुल आबादी में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। हम 0 से 0 कैंसिल करते हैं, ये काट लेते हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये 12% हो जाता है। 5000 की आबादी 5600 हो रही है तो 600 की वृद्धि है, मतलब 12% की वृद्धि है। सवाल को एलिगेशन से कर रहे हैं, ये मेल है और ये फीमेल है। अच्छा, मेल में कितने प्रतिशत का वृद्धि है? 10 का। और बात करते हैं फीमेल में कितने प्रतिशत का वृद्धि है, तो ये 15 का है। और दोनों में कितने का वृद्धि है, तो ये 12 का है। एलिगेशन में हमेशा तिरछा घटाते हैं और ज्यादा वाले में से कम वाला घटाते हैं। ये 15 में से 12 गया तो 3, और 12 में से 10 गया तो कितना बचेगा? 2। अर्थात पुरुष यानी मेल और फीमेल अर्थात महिला, इन दोनों में अनुपात हो जाता है 3:5 का। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर ये 3:5 है तो इसका मतलब 5 है, और 5 का मान असल में कितना है? 5 का जो मान है वो 5000 है, तो 1 का मान 1000 होगा। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि महिलाओं की आबादी क्या है। महिलाओं का मतलब फीमेल, फीमेल का मान 2 है। अगर फीमेल की बात करेंगे तो 2 का मान निकालेंगे, 2 का मान 2000। इस प्रश्न का एक और भी तरीका है, लेकिन उसे बाद में देखेंगे। ये 1200 रुपये अंकित में एक वस्तु खरीदता है और 10% और 20% की क्रमिक छूट पाता है। कहने का मतलब है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है। पहले मैं ये देख लूं कि उसने कितने में खरीदा है। 10% यानी 90, जितने प्रतिशत का बट्टा कहेगा 10% यानी 90, और 20% यानी 80। अंकित मूल्य पर 2 प्रकार के बट्टों पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। 10% के बट्टा मतलब 90/100, और 20% का बट्टा मतलब 80/100। 2 प्रकार के बट्टों पर वस्तु खरीद ली, यहां तक उसका क्रय मूल्य है, ये उसका क्रय मूल्य हो गया। आगे कहा जाता है कि 10% परिवहन पर खर्च करता है। अगर 10% परिवहन पे खर्च करता है तो इसे 10% से बढ़ा देते हैं। किसी भी प्रकार का जो एक्स्ट्रा खर्च होता है वो मूल्य में वृद्धि पैदा करता है, चाहे मरम्मत का खर्च हो, चाहे यातायात का खर्च हो। आप इसे बढ़ा के लिखिए, ये 10% का मतलब 110/100 है। इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि उसे 15% का लाभ हो, तो 15% का मतलब 115/100। आप इसे अपने स्तर से हल कर लीजिए, आप इसे अपने स्तर से हल कर लीजिए। जब आप इसे हल करेंगे तो ये 1092 दशमलव कितना होगा? 96, यानी बी वाला विकल्प हो जाएगा।
अगला है साहब, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% से बढ़ाते हैं। यदि मैं किसी वृत्त की बात करता हूं तो वृत्त रेडियस पे काम करता है, त्रिज्या पे काम करता है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो असल में पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन किसी भी वृद्धि, प्रतिशत या कमी के प्रश्न में, प्रतिशत वृद्धि या कमी के प्रश्न में हम फॉर्मूले से उसे हटा देते हैं, जो कांस्टेंट वाला पार्ट है। मैं पाई को हटा दूंगा तो मुझे पता चलेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल आर स्क्वायर पे काम करता है। हम बात करेंगे वृत्त की रेडियस के बारे में। आपको पता है कि अगर मैं रेडियस की बात करूंगा तो 10% का वृद्धि है। 10% का मतलब जो होगा वो 10 से 11 होगा। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूंगा तो मैं आर स्क्वायर की बात करूंगा। 10 का वर्ग कितना होगा 100, और 11 का वर्ग कितना होगा 121। ये मान पहले वाले होते हैं और ये मान बाद वाले होते हैं। अगर पहले 100 है तो बाद में 121 है। इससे जितना ऊपर है उतने ही प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न समझिए, किसी लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण। यहां पर मैं एक शंकु की बात कर रहा हूं, ये एक शंकु है। शंकु का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है। शंकु में 3 चीजें होती हैं, ये आपकी रेडियस होती है, ये ऊंचाई होती है और ये तिरछी ऊंचाई। शंकु में 3 बातें बड़ी काम की होती हैं। शंकु में 3 बातें बड़ी काम की हैं। ये शंकु की त्रिज्या है, ये शंकु की ऊंचाई है और ये शंकु की तिरछी ऊंचाई है। आपको पता है उसने कहा है, ये जो लिखा ना 300, ये 300 गलत लिखा है, पीडीएफ में लिखा है सही। इस 300 का जो मतलब है, ये 300 का मतलब 30 डिग्री है। इसमें कहा है किसी लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण, किसी लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण आपके पास 30 डिग्री है। 30 डिग्री का मतलब ये होगा कि ये वाला जो कोण है आपके पास ये 30 डिग्री है। शीर्ष कोण का यह मतलब है, अगर मैं इस पूरे कोण की बात करता हूं तो ये पूरा कोण नहीं है। इसने कहा है कि शीर्ष कोण नहीं बोला है, इसने अर्ध शीर्ष कोण बोला है। अगर मैं अर्ध शीर्ष कोण की बात करूंगा तो अर्ध शीर्ष कोण आपके पास ये वाला होगा जो कि 30 डिग्री होगा। इसकी जरूरत देखते हैं कब हमें लगती है, फिलहाल आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि इसका आयतन, आपको पता होना चाहिए कि जो शंकु का आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का आयतन है। शंकु का आयतन और उसके तिर्यक पृष्ठ। अगर मैं इसके तिरछे पृष्ठ की बात करूंगा तो शंकु का जो तिरछा पृष्ठ है वो ये होता है। शंकु के आयतन का फॉर्मूला ऊपर लगा दिया जो कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और शंकु के तिर्यक पृष्ठ का फॉर्मूला नीचे लगा दिया। हम देख रहे हैं इन दोनों के संख्यात्मक मानों में जो अंतर है वो 1/3 है। हम पाई से पाई कैंसिल करते हैं, इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल करते हैं, और इस वाले आर से ये वाला आर कैंसिल करते हैं। हम देख रहे हैं कि आर बराबर जो होगा, आर बराबर जो होगा वो आपके पास L/H होगा। हमें बताना है कि इसकी त्रिज्या क्या है, तो त्रिज्या जो काम कर रही है वो L तथा H पे काम कर रही है। अगर मुझे L तथा H का मान मिल जाएगा तो मुझे रेडियस मिल जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि हम L और H की बात कर रहे हैं जब ये वाला कोण 30 डिग्री है और ये कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये वाला जो कोण होगा ये कोण 60 डिग्री का होगा। इस बिंदु को A लिख लेता हूं, इस बिंदु को B लिख लेता हूं, इसे C लिख लेता हूं। आप देख रहे हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज का ये वाला जो कोण है ये 60 डिग्री है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में तो थीटा के सामने की साइड होती है वो परपेंडिकुलर या लंब कहलाती है। इसमें हम लगा रहे हैं 60 डिग्री के लिए H और L में संबंध। 60 डिग्री के लिए ये लंब है तो ये कर्ण है, मैं लगा देता हूं। हम लगा रहे हैं साइन 60। साइन लंब और कर्ण में संबंध बताता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, मतलब H बटे कितना है L। आपको पता है कि साइन 60 का मान तो √3/2 होता है जो कि H/L है। अगर मैं इसे पलट देता हूं तो ये L/H हो जाता है जो कि 2/√3 होगा। ये मान L/H का है और L/H का मान ये भी है और L/H का मान ये भी है। इसका मतलब ये मान रेडियस का है।
रेडियस मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या का मान 2/√3 जो कि विकल्प संख्या सी है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कहा जाता है कि यदि किसी गोलार्ध तथा लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रम से बराबर है। गोलार्ध होता है अर्धगोला, हम यहां पर अर्धगोले की बात कर रहे हैं। अर्धगोले को हम ऐसा बनाते हैं ताकि आपकी समझ में आए, ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, मतलब ये इसकी रेडियस है, त्रिज्या है। अर्धगोले के बाद कहा है बेलन, ये आपके पास एक बेलन है। सवाल में कहा है कि ये अर्धगोला है, मतलब सेमी स्फीयर कह सकते हैं, और ये सिलेंडर है, मतलब बेलन है। यहां पर मैं बीच में एक लाइन खींचता हूं जो कि इस पूरे वृत्त के व्यास को दो जगह बांटती है। आपके प्रश्न में कहा जाता है उनकी ऊंचाई तथा त्रिज्याएं बराबर है, उनकी ऊंचाई तथा त्रिज्याएं बराबर है। इसकी त्रिज्या अगर आर है तो इसकी त्रिज्या भी आर होगी क्योंकि बराबर है। आपको पता है कि ये अगर रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है, ये भी आर होगी। ये अगर रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है, मतलब ये भी क्या होगी, ये आपके पास आर होगी। अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, मतलब क्या होगी, ये आपके पास आर होगी। ये भी आर हो गई। अच्छा, ये इसके लिए त्रिज्या के अलावा मुझे लगता है कि ऊंचाई के लिए भी काम कर रही है। अगर ये इसकी ऊंचाई है तो इसकी ऊंचाई ये भी आर हो जाएगी क्योंकि कहा है दोनों की ऊंचाई भी बराबर है। अच्छा, हमें बताना है कि दोनों की तो गोलार्ध तथा बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा। अर्धगोले का जो आयतन होता है वो 2/3, किसी भी अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है, और किसी भी बेलन का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। मैं पाई/3 से पाई/3 को हटा देता हूं। हम देख रहे हैं कि ये आर की पावर 2 से पावर 3 खत्म हो जाता है। ये आपके पास 2r अनुपात कितना बचेगा, एच बचेगा। आपको पता है कि आर का मान किसके बराबर है, तो गोलार्ध तथा बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा। यहां से 1/3 को हटा लीजिए, बेलन की बात चल रही है। बेलन का जो आयतन है वो होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर, कितना होता है एच। हम बात करेंगे तो पाई से पाई काट लेते हैं, आर की पावर 2 से ये 3 कट जाता है। कहने का मतलब है कि 2r बराबर जो होगा वो 3h हो जाता है। आपको पता है उसने कहा है कि रेडियस और ऊंचाई सब बराबर है। जब रेडियस और ऊंचाई सब बराबर है तो आर का मान एच से कट जाएगा, तो उत्तर कितना हो जाता है, 2:3, जो कि विकल्प संख्या कौन सा है, सी। अभी जो आप सॉल्यूशन देख रहे थे इसका पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप टेलीग्राम पर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं है तो खास इस वीडियो का व्यक्तिगत लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करें, सवाल देखें कौन कौन से हैं। इस वीडियो को देखने से पहले प्रश्नों को आप खुद लगाइए, फिर देखिए हमारा कौन सा प्रश्न गलत है, कितने सही हैं।